डीएनए के अंदर जो है थायमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। तो ये जो डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन थ्रू एमआरएनए। और ये जो आरएनए बन रहा है वो आरएनए के 3 टाइप से। तो यहाँ पे जो आरएनए बन रहा है वो होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, क्योंकि एमआरएनए की 3 टाइप से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। That by which RNA is used to produce protein synthesis is called translation। अब ये जो RNA प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होगा, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? आरएनए का बनना डीएनए से, और ट्रांसलेशन है आरएनए का बनना प्रोटीन का बनना आरएनए से। डीएनए से पहले क्या बना? आरएनए, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। That by tRNA and rRNA translate into mRNA information into sequence of amino acid that make protein। अब ये जो tRNA mRNA ये जो सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे कि ये जो mRNA की इंफॉर्मेशन इसने ली, डीएनए से जो इसने इंफॉर्मेशन ली, इसको ट्रांसलेट करेंगे अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। आपको पता है कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बने हैं। इट मीन्स जब ये सीक्वेंस अमाइनो एसिड में बनेगी तो उसमें से ऑब्वियसली जो है प्रोटीन बनेगा। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये था सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पहले डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन। इस स्टेप में देखें कि रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, डीएनए टू डीएनए, पहले डीएनए टू डीएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आरएनए स्ट्रैंड बनी, सिंगल स्ट्रैंड जो थी, फिर ट्रांसलेशन में क्या हुआ, आरएनए से प्रोटीन बनी। ये सिंगल जो बॉल है ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं। जीन एक्सप्रेशन, ये भी सेम डायग्राम है, डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए, फिर ये ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस। मेंडल एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ग्रीगर जॉन मेंडल। मॉन्क थे वो, ऑस्ट्रियन मॉन्क। ऑस्ट्रिया जो है वो कंट्री है, उसके अंदर एक मॉन्क कहते हैं चर्च की देखभाल करने वाले को, क्योंकि ग्रीगर जॉन मेंडल ईसाई थे, तो ये क्या करते थे, मॉन्क थे, मीन्स चर्च की देखभाल करते थे। तो उसने एक दिन चर्च का जो गार्डन था उसकी देखभाल कर रहा था, तो उसने कुछ ऑब्ज़र्व किया पी के अंदर। पी कहते हैं मटन को। वहाँ उस गार्डन में मटन के दरख्त थे काफ़ी सारे। तो उसने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि कुछ मटन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, उनके लीव्स देखे, मीन्स काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, हाइट देखी, उनके शेप देखे मटन के, उसका पोर्ट स्ट्रक्चर देखा, सीड कलर देखा, उनका फ्लावर का कलर देखा, ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्ज़र्व किए। फिर उसने उन पे एक्सपेरिमेंट किया ग्रीगर ने। गार्डन पी को का बॉटेनिकल नाम है पिसम सटिवम। ये आते हैं अक्सर बॉटेनिकल नेम। गार्डन पी को बॉटनी में कहते हैं पिसम सटिवम। बॉटनी से मुराद है प्लांट्स की स्टडी। तो ग्रीगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी की थी पहले, और ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उन्होंने किया था कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। ही एक्सप्लेन्ड द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंट जो कि हेरिडिटी पे मुश्तमिल था। इट मीन्स मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये देखने के लिए किया कि कैसे जो है कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। पहले क्या था कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए, आर्टिकल्स लिखे, पब्लिश करवाए, तो सब ने रिजेक्ट कर दिया कि मेंडल झूठ बोल रहा है या इसके रिज़ल्ट ठीक नहीं है।
मगर जब मेंडल की डेथ हो गई, काफ़ी टाइम गुजर गया, काफ़ी सारे जो साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जेनेटिक्स पे, हेरिडिटी पे, तो उन्होंने भी सेम रिजल्ट पाए जैसे मेंडल ने पाए। तो इट मीन्स उसके बाद, उसकी डेथ के बाद, मेंडल की डेथ के बाद उसका जो काम था वो कबूल हुआ, और इस वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि जो पहला काम था वो मेंडल ने किया था, और उसके जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, जो उस वक्त मेंडल की लाइफ में वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। लेकिन उसकी डेथ के बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने उस पर सेम एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने भी वही रिजल्ट पाए जो मेंडल ने पाए थे। ही स्टडीड 7 ट्रेट्स करेक्टर्स इन पी प्लांट। मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए पी प्लांट के अंदर, वन बाय वन। पहले पी प्लांट की हाइट देखी, फिर उसका सीड, उसका बीज का शेप देखा, फिर पोट शेप, जो उसके ऊपर कवर होता है वो कहलाता है पोट। ये अंदर पी पड़े हैं, ये जो कवर है ये पॉट, उसका शेप देखा, फिर सीड का कलर देखा, फिर फ्लावर का कलर देखा, फिर फ्लावर की पोजीशन देखी, फिर पोट कलर देखा कि वो ग्रीन है, येलो है। ये इस तरह से इसने 7 देखे, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स मेंडल ने लिए, उनको एक एक करके एक्सपेरिमेंट किया। He has chosen to study the contrasting pairs of these above traits because they were easily distinguished tall versus dwarf. उसने ऐसे करेक्टर्स लिए मेंडल ने जो आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकते थे। जैसे उसने हाइट ली, अब हाइट का कंपैरिजन कैसे होगा कि बड़ा छोट कौन सी है, किस प्लांट की बड़ी हाइट है, किसकी छोटी है, मीन्स टॉल, ड्राफ, और शेप देखी, कलर देखी, ऐसे करेक्टर्स लिए जिनको हम इजीली कंट्रास्ट कर सकते हैं। These varieties continue to produce offspring identical to their parents generation after generation. As long as they were self-pollinated, such varieties are called true breeders and their offspring are true breeds. मेंडल ने ये देखा कि जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब कि टू द पेरेंट्स आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, जब ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड आपको पढ़ाया था मैंने, वो प्लांट जिसके अंदर वो पॉलिनेशन अपने ही प्लांट में करें, और क्रॉस मीन्स जब 2 प्लांट हो वो आपस में पॉलिनेट करें। सच वराइटीज आर कॉल्ड ट्रू बीडर्स। इन एस जो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं वो ट्रू बीडर्स कहलाते हैं, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं पॉलिनेशन के बाद वो भी ट्रू बीडर्स होते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है? You inherit the same version of gene from each parent, so you have 2 matching genes. Heterozygous, you have different version of genes. Homo means same, hetero means different. अगर ये करेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं या ऐसे हैं तो ये कहलाता है होमोजाइगस, मीन्स ये दोनों करेक्टर्स आपके पास सिमिलर हैं। अगर ये करेक्टर कहलाता है, आपके पास इस टाइप का है, एक टाल एक डार्फ, तो ये कहलाता है हेट्रोजाइगस, मीन्स डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट जीन्स आपको मिले पेरेंट्स से, तो ये हेट्रोजाइगस है। अगर सेम जीन्स आपको मिले, मीन्स दोनों टाल हो या दोनों ड्राफ हो, तो वो कहलाता है होमोजाइगस। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, hybrid offspring will only inherit the dominant trait in the phenotype. The alleles that are suppressed are called recessive, while the alleles that are determined the trait are called dominant. मेंडल ने क्या किया कि 2 करेक्टर्स लिए, टाल प्लांट लिए और शॉर्ट प्लांट लिए। मेंडल ने ये कहा कि जब मैंने टाल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ इंटरब्रीड किया तो सारे मेरे पास टाल प्लांट प्रोड्यूस हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो टाल प्लांट है वो डोमिनेंट था, और जो शॉर्ट प्लांट है वो रेसेसिव था। रेसेसिव और डोमिनेंट से मुराद है कि वो करेक्टर जो शो कर जाए वो डोमिनेंट है,
वो करेक्टर जो शो खुद को ना कर पाए वो रेसेसिव है। रेसेसिव को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं क्योंकि वो खुद को शो नहीं कर पाता। डोमिनेंट बड़ा होता है, उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। तो क्या किया मेंडल ने, टाल और शॉर्ट हाइट प्लांट्स को आपस में इंटरब्रीड किया। इंटरब्रीड के बाद उसने जब उनके रिजल्ट देखे, रिजल्ट से मुरादे उनके ऑफिस स्प्रिंग देखे, तो 4 ऑफिस स्प्रिंग थे, चारों ही टॉल थे। मतलब उसने लिए 2 थे, एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, आपस में इंटरब्रीड करवाया। मगर जब उनकी ऑफिस स्प्रिंग हुए तो वो चारों टॉल थे। इट मीन्स जो टॉल थे वो आप खुद को डोमिनेट कर गए, खुद को शो कर गए, और जो शो ना कर पाए खुद को करेक्टर्स वो रेसेसिव होते। टाल का जो फिनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस मीन्स उसमें टाल के साथ जो है स्मॉल हाइट वाले भी, शॉर्ट वाले भी थे, मगर उन्होंने खुद को शो नहीं किया। इट मीन्स उसके पास स्मॉल हाइट का जीन प्रेजेंट था। ये जीन्स हैं दो, एक करेक्टर के लिए 2 जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो टाल चारों बने हैं उसके अंदर जो है शॉर्ट हाइट का भी जीन प्रेजेंट है, मगर फ़र्क क्या है कि टाल ने खुद को शो किया, शॉर्ट ने खुद को शो नहीं कर पाया, इस वजह से वो रेसेसिव हो गया। मगर ये जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। मे बी ये जीन जो है ये रेसेसिव वाला आगे चल के खुद को शो करे जब आगे उसके ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, थर्ड जनरेशन जब होगी। ये तो फर्स्ट जनरेशन थी, मे बी वो खुद को सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर सके। तो इट मीन्स ये जो जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो हेट्रोजाइगस में थे, होमो में नहीं थे। हमने लिए प्लांट होमोजाइगस के थे। होमोजाइगस मीन्स सेम दोनों जीन्स, और जो प्रोड्यूस हुए वो हेट्रोजाइगस हुए, मगर सारे टॉल हुए। तो ये मेंडल का यही था कि जो करेक्टर्स खुद को शो कर पाते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, फिनोटाइप जो अपीयर होते हैं, मगर जो नज़र और वो अलील जो सप्रेस होते हैं वो शो नहीं कर पाते खुद को, वो रेसेसिव होते हैं, और जो खुद को शो कर पाए वो डोमिनेंट होते हैं। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें देखा गया है हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टॉल। हेट्रो मीन्स दोनों अलील डिफरेंट, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डार्फ। होमो मीन्स सेम, सेम है दोनों में, मगर ये टॉल है ये डार्फ है। पहले क्या था, हमने लिया था दोनों होमोजाइगस, फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, दोनों लेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। पहले हमने लिखा था टी और स्मॉल टी को आपस में इंटरब्रीड करवाया। फिर सेकंड स्टेप जो F2 जनरेशन होगी, जो ऑफ स्प्रिंग हमारे पास ये पैदा हुए थे, टी कैपिटल और टी स्मॉल, अब हम इनमें से 2 करेक्टर्स ले लेंगे। इट मीन्स हमने ये ले लिया और ये ले लिया। अब इन दोनों को आपस में इंटरब्रीड करवाएंगे। जब हम इन दोनों को आपस में इंटरब्रीड करवाएंगे, ये टी इससे क्रॉस करेगा तो टाल बनेगा, फिर ये टी इससे क्रॉस करेगा, फिर ये वाला टी, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर ये टी, फिर ये टी इससे क्रॉस करेगा, फिर ये टी इससे क्रॉस करेगा। पहले क्या हुआ, कैपिटल ने कैपिटल के साथ क्रॉस किया तो होमोजाइगस टाल आया, फिर इस कैपिटल ने इस स्मॉल के साथ क्रॉस किया तो हेट्रोजाइगस टॉल आया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये स्मॉल इसके साथ क्रॉस करेगा तो हेट्रोजाइगस टॉल आया, फिर ये स्मॉल इसके साथ क्रॉस करेगा तो होमोजाइगस डार्फ आया। डार्फ मीन्स छोटा। इट मीन्स 4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हमारे पास, 3 टॉल थे, एक स्मॉल हाइट का था। ये कौन सी जनरेशन में प्रोड्यूस हुए, सेकंड में। फर्स्ट में कौन थे, सब टाल थे, सब एक जैसे थे, मगर वो हेट्रोजाइगस थे।
अब जो F2 जनरेशन ली हमने, सेकंड जनरेशन, उसमें 3 टॉल थे और एक डार्फ। तो रेशो क्या बना हमारे पास, 3:1, मीन्स 3 टॉल है और एक डार्फ। और फर्स्ट में क्या बना था हमारे पास, 1:1, मीन्स सारे टॉल थे। इसके अलावा ये रेसेसिव में है, डार्फ है मगर होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट में है मगर टाल है, और ये हेट्रो है, मीन्स दोनों कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है। ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी यही है कि टॉल और डार्फ को करवाया पहले, फिर टॉल और डार्फ, ये 4 कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हुए, फिर हमने इनको आपस में इंटरब्रीड करवाया तो ये कैरेक्टर्स आ गए। पहले F1 था कि दोनों होमोजाइगस लिए, मीन्स सेम, एक टॉल लिया एक डार्फ, एक टॉल लिया एक डार्फ, दोनों होमोजाइगस, तो हमारे पास 4 प्रोड्यूस हुए, सब हेट्रोजाइगस टॉल थे। फिर हमने इनमें से ये 2 कैरेक्टर्स ले लिए, ये ले लिए, यहाँ पे रख दिए, फिर आपस में इनको क्रॉस करवाया। क्रॉस कैसे होगा, 1 को पहले 1 से, फिर 1 को 2 से, इस तरह से होता है ना मैथ में, 1 को पहले 1 से, फिर 1 को 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, इस तरह से। अगर हम इनका फिनोटाइप से मुराद है इनकी फिजिकल अपीयरेंस से देखें तो 3 टाल थे एक डार्फ था, मीन्स 3:1। अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप से मुराद है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो 2 हेट्रोजाइगस हैं हमारे पास, एक होमोजाइगस टॉल है और एक हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डार्फ है। तो जीनोटाइप में हमारे पास 3 कैरेक्टर आ गए, 1:2:1। 2 से मुराद है हेट्रोजाइगस टॉल, और 1 से मुराद है होमोजाइगस टॉल, और दूसरे 1 से मुराद है होमोजाइगस डार्फ। तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो था 3:1 F2 में, और जीनोटाइप मीन्स 1:2:1। ये रेशो याद करनी है। टालनेस, टॉल क्या था हमारा, डोमिनेट करता करेक्टर था, और डार्फ हमारा रेसेसिव करेक्टर। अब कुछ करेक्टर्स और कुछ टर्म्स यूज़ की जाती है जेनेटिक्स में। पहले है अलील। अलील क्या है, एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, 1 or 2 or more alternative version of gene. Dominant allele, an allele that determine the phenotype of an organism when paired of an organism with a different recessive allele. Dominant allele उसे कहते हैं जो खुद को फिनोटिपिकली ज़ाहिरी तौर पे खुद को शो कर जाए। F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को कहते हैं जो आपको क्रॉस करने के बाद मिलती है। F2 में सेकेंड जनरेशन जो हम क्रॉस करने के बाद लेते हैं। F2 में हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाते हैं। जीन क्या है, एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। जीन आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन सेगमेंट है डीएनए का, मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया था। जेनेटिक क्रॉस, अ कंट्रोल मैटिंग एक्सपेरिमेंट यूजुअली परफॉर्म टू एग्जामिन द इनहेरिटेंस। जो हम प्रैक्टिकली मैटिंग करवाते हैं जीन्स की, उनको कहते हैं जेनेटिक क्रॉस। जीनोटाइप, जो टोटल जीन प्रेजेंट होते हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहलाता है जीनोटाइप। जो टोटल जेनेटिक मेकअप हमारी लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है जेनेटिक जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस से मुराद है 2 डिफरेंट एलील्स, एक स्मॉल एक कैपिटल। होमोजाइगस 2 सेम एलील, या वो रेसेसिव हो या वो डोमिनेंट। पी जनरेशन मीन्स पेरेंट जनरेशन, जो हम आपस में क्रॉस करवाने। फिनोटाइप, ऐसे करेक्टर्स जो हमें अपनी आंखों से नज़र आए, विजिबल हो। रेसेसिव एलील, जो खुद को शो ना कर पाएँ। ट्रेट, अ फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज, ट्रेट कहते हैं कोई भी करेक्टर, जैसे हाइट, फ्लावर कलर, केमिकल स्ट्रक्चर, कोई भी फीचर, कोई भी करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ट्रेट कहलाता है। उसके अलावा ये भी सारे वही सेम हैं। लोकस कहते हैं जीन की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर, ये भी सेम है।
सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स को सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। पहले था फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था। अब ये सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन दिस लॉ एक्सप्लेन द पेयर ऑफ alleles सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस और सेल डिवीजन। ये लॉ ये कहता है कि जब मियोसिस होती है, सेल डिवाइड होता है, तो ये पेरेंट्स के जो गैमेट्स के अंदर मियोसिस होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मीन्स दो पहले थे अलील, ये पेरेंट फादर है, ये मदर है। अब इनके अंदर, इनके गैमेट्स के अंदर जब ये सेल डिवाइड हुआ तो ये आपस में मियोसिस हुई, तो इनके अंदर हाफ हाफ आ गए, ये आपस में डिवाइड हो गए। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और अलील भी आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सो द ओनली वन अलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट। पहले हर गैमेट में दो दो थे, फिर जब इनके अंदर मियोसिस हुई तो इनके अंदर अब एक एक अलील प्रेजेंट है। जब मियोसिस होगी सेल गैमेट्स के अंदर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच गैमेट कंटेन ओनली वन अलील। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि एक गैमेट जो बन रहा है मियोसिस के दौरान, जब सेल डिवीजन हो रही है गैमेट्स के अंदर, उनके अंदर सिर्फ एक अलील होता है। मेंडल कंसिडर्ड ओनली सेट ऑफ अलील वेयर वाज अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ 3 डोमिनेंट टू 1 रेसेसिव। मेंडल ने यही कहा था जब उसने F2 जनरेशन की थी, तो उसने कहा था कि 3 डोमिनेट होते और एक रेसेसिव। जो हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट किया, F2 जनरेशन में 3 टॉल थे, एक डॉर्फ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेग्रीगेशन हैपन। जब मियोसिस होती है तो अलील सेपरेट होते हैं बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन एंड द सेकंड। मियोटिक सेल डिवीजन फर्स्ट और सेकंड जो होती है उसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, मियोसिस 1 और 2, उसके अंदर जो है अलील सेपरेट होते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या हुआ, ये P1 जनरेशन पेरेंटल जनरेशन, एक थे येलो एक थे ग्रीन सीड, ईच होमोजाइगस पेरेंट। अब एक पेरेंट के थे येलो और दूसरे थे ग्रीन। जब गैमेट्स बने तो ये येलो और ग्रीन अलग अलग हो गए, मीन्स 2 से सिंगल में आ गए। ये समझे मियोसिस हुई यहाँ पे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। फिर जब ये आपस में इंटरब्रीड हुए तो दोनों के कैरेक्टर्स आ गए। वाई ने खुद को शो किया क्योंकि ये डोमिनेंट थे, वाई स्मॉल ग्रीन वाला रेसेसिव था इसलिए खुद को शो नहीं कर पाया। तो F1 जनरेशन में दोनों आए मगर सिंगल होके, सेग्रीगेट होके। फिर इनके गैमेट बने। जब सेकंड डिवीजन हुई तो फिर इनके गैमेट बने, फिर ये वाई अलग हो गया और ये वाई अलग हो गया। फिर जब हमने इनको आपस में इंटरब्रीड करवाया तो हमारे पास रिजल्ट निकला कि वाई जो है मीन्स येलो जो है 3 प्रोड्यूस हुए और ग्रीन 1 प्रोड्यूस हुआ। मगर जीनोटाइप जब हमने देखा तो उनका जीनोटाइप था 2:1:1:2:1, 1:2:1। 2 हेट्रोजाइगस थे, एक होमोजाइगस येलो था और एक हेट्रोजाइगस ग्रीन था, जो हमने पीछे रिजल्ट निकाला। ये था सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 ऑफस्प्रिंग फॉर्म 3:1। फिनोटिपिकली हमें ज़ाहरी तौर पर येलो 3 नज़र आए और एक ग्रीन। जब हमने उनके जीन देखे तो जीन में देखा कि एक येलो जो है वो डोमिनेंट थे दोनों, उनके पास अलील, और जो बाकी 2 हैं उनके पास ग्रीन के भी कैरेक्टर्स हैं मगर वो खुद को शो नहीं कर पाए, और जो एक ग्रीन बच गया उसके अंदर सिर्फ ग्रीन के कैरेक्टर्स हैं, येलो के नहीं है। नेक्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel assortment is a genetic principle that states that the allele of 2 genes will segregate in a daughter cell independent of one another. इसमें मेंडल ने ये कहा था कि जो अलील जीन्स के हैं वो डॉटर सेल जब उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो
इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर एक जो अलील है, मीन्स ये पहले पेरेंट्स के अंदर दो थे, जब ये आपस में अलग हो गए, अब इसका ना इससे लेना देना है ना इसका इससे लेना देना है, ये अब अपना काम खुद परफॉर्म करेंगे। दिस मीन्स द allele of a cell received from one gene is not influenced by another allele it received from another gene। अब ये इंडिपेंडेंट है, ना इसका इससे काम है ना इसका इससे। पहले साथ थे, जब अलील ये अलग हो गए, अलग होने के बाद अब ये अपना काम खुद करेंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा। Mendel crossed two plants in this experiment that